हेलो दोस्तों। पता नहीं क्यों लोगों को सिविल प्रोसीजर कोड से बहुत डर लगता है। हालांकि हम लोग सेक्शंस पढ़ चुके हैं, फिर भी लोगों के मन में सीपीसी को लेकर बहुत डर, कोई ऐसा भय है कि ये बहुत बड़ा है, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, इसे कैसे पढ़ेंगे। तो कुछ लोगों को ये ऐसे जंगल की तरह से प्रतीत होता है कि बहुत घना जंगल है और इसमें से निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है उनको। उन्हें लगता है कि इसके अंदर कोई भयंकर जानवर हैं जो हमें कहीं पकड़ कर ले जाएंगे और हम उनके शिकंजे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक्चुअल में अगर आप किसी जंगल में भी जाएं और अगर आपको अंदर जंगल की कुछ चीज़ों के लैंडमार्क पता चल जाएं और वहाँ पर आप कुछ ब्रेड क्रम्स छोड़ दें, ऐसे ब्रेड क्रम्स नहीं जिन्हें जानवर खा जाएं, ऐसे ब्रेड क्रम्स जो वहाँ पर मौजूद रहें और एक लैंडमार्क की तरह से काम करें कि अगर आपको वापस लौटना भी पड़ रहा हो तो आपको पता हो कि यहाँ पर कोई मार्क लगा हुआ है जिससे आप उन्हें पहचान लें, तो इससे आपका आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। आप कहेंगे सर आप हमें जंगल में भेज रहे हैं कि सीपीसी पढ़ा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई रास्ता मुश्किल कोई नज़र आता हो, हमें लगता हो कि ये रास्ता मुश्किल है और हमें समझ में नहीं आएगा, तो कभी भी पूरे एक रास्ते को एक नज़र में देखने की कोशिश मत करो। एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो तुम्हारी ज़िंदगी में भी तुम्हें काम आएगा, और वो फॉर्मूला ये है, आगे का रास्ता आगे चलकर नज़र आएगा। मैंने क्या बोला है? आगे का रास्ता आगे चलने पर नजर आएगा। जैसे कि मेरी दृष्टि एक बार में सिर्फ 1 किलोमीटर तक देख सकती है, मान लो, और मैं डर रहा हूं कि अरे यार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद आगे क्या होगा, शायद वहां पर बड़े खतरनाक लोग होंगे, शायद वहां पर मैं कभी जा नहीं पाऊंगा। हो सकता है आगे जाने पर बहुत ही सुंदर वादियां हों और वहां के लोग बहुत अच्छे हों और वहां पर बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हों। मैं पहले से कैसे आंकलन लगा लूं कि आगे वाला रास्ता खराब है या अच्छा? वो मुझे वहां जाने पर पता चलेगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप सीपीसी से डरोगे तो आप इसे कभी भी पढ़ नहीं पाओगे। आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे चलो, और फिर कुछ समय के बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ, इन सब चीज़ों से मैं गो थ्रू होकर चला गया। रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है। सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने कहा रास्ता लंबा है, मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सेम चीज़ हमारे सीपीसी में भी लागू होती है। सीपीसी लंबी है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल लोगों को इसलिए लगती है क्योंकि ये कई एनेक्टमेंट्स को भी अगर मैं मिला लूँ एक साथ, तो इसमें इतने ज़्यादा प्रोविजंस हैं कि इससे हमारे कई एक्ट्स बन जाएंगे। इतने ज़्यादा प्रोविजंस हैं, तो लोग जब चलते 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 थक जाते हैं और सारी सीपीसी को कंप्लीट नहीं कर पाते। और सीपीसी का जो इफेक्ट है ना, वो हमेशा क्यूमुलेटिव होता है। मतलब मैं कभी ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे कंप्लेंट को मैंने यहाँ प्लेंट मैंने डाली तो मुझे सारी बात पता चल गई। मुझे प्लेंट डालने से पहले मुझे रेज्यूडी काटा का भी पता होना चाहिए, मुझे ज्यूरिशन का भी पता होना चाहिए, मुझे ऑर्डर टू रूल टू का भी पता होना चाहिए, मुझे कॉज ऑफ एक्शन का भी पता होना चाहिए, मुझे कोर्ट फीस का भी पता होना चाहिए, मुझे ऑर्डर 7 रूल 11 का भी पता होना चाहिए, मुझे ऑर्डर 7 रूल 10 के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरे पास कुछ ऐसे क्राइटेरिया मेरे पास होते हैं जो मुझे बिल्कुल शुरू से ही पता होने चाहिए। और ये क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो लोगों को लगता है ये मुश्किल है। बल्कि मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि मैं किन किन रास्तों से गया था। बस वो लैंडमार्क, वो जो ब्रेड क्रम्स आपने डाले थे, बस वो तुमको रिकॉल करके रखने हैं, वो जो तुम्हें मदद करेंगे आगे बढ़ने में। तो आपको लग रहा होगा कि सर आप हमें बहुत ज़्यादा और लेक्चर मत दो, बस आप फटाफट हमें पढ़ा दो, जो कुछ लिखा है हमें वो समझा दो। तो ठीक है दोस्तों, हम अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं पार्टीज टू सूट के बारे में, जिसके बारे में प्रोविजन ऑर्डर नंबर 1 में लिखा है। क्या बता रहा हूं मैं आपको? पार्टीज टू सूट यानी कि सूट में जो पार्टीज होती हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सूट यानी कि कोई भी वाद, यानी कि कोई मुकदमा। मुकदमे में कौन लोग होते हैं? प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है, दो लोग होते हैं। प्लेंटिफ्स हो सकते हैं, डिफेंडेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, यही लोग तो पार्टीज होते हैं, और कौन होते हैं?
तो इन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हमारे पास टोटल यहाँ पर 13 रूल्स हैं, रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 13। इन सभी को हम एक एक करके स्टडी करेंगे, वर्ड टू वर्ड स्टडी करेंगे, सारे प्रोविजंस को ध्यान से देखेंगे। कहीं इलस्ट्रेशन की ज़रूरत है, कहीं एग्जाम्पल की ज़रूरत है, उनको भी देखेंगे। अगर कोई एक्सप्लेनेशंस आपके पास डायरेक्ट में दिए हैं, रूल्स में कहीं पर भी कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, उनको भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, समय जाए ज़्यादा लगे कम लगे, लेकिन प्रॉपरली सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो चलो दोस्तों, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। सबसे पहले देखेंगे रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप कोई मुकदमा लाना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? तुम एक प्लेन ड्राफ्ट करोगे, उस प्लेंट में आप लिखोगे कि ये मुकदमा कौन लेकर आ रहा है। आमतौर पर तो ये होता है कि एक पर्सन है, वो एग्रीड है, और वही पर्सन जो है सूट लेकर आ गया, ठीक है ना। लेकिन क्या हमेशा सिर्फ एक ही पर्सन होगा एक्यूज्ड, सॉरी एग्रीड? एक से ज़्यादा पर्सन भी तो प्लेंटिफ हो सकते हैं। हाँ, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स भी हो सकते हैं। हाँ, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर मान लो मुझे कोई भी सूट लाना है और मुझे ये देखना है कि कितने लोग प्लेंटिफ्स हैं जो मिलकर मुकदमा लेकर आएंगे, तो मुझे उन्हें हो सकता है एक साथ एक ही मुकदमे में ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़े। अब मैं कैसे जानूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये लोग हैं, इनको आपस में ज्वाइन कर लेना है, मुझे ये लोग हैं इन सबको अपने मुकदमे में एक साथ क्लब कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ये मुझे पता कैसे चलेगा? इस सवाल का जवाब दे रहा है रूल नंबर 1। क्योंकि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ, यानी मैं प्लेंटिफ के रूप में किनको ज्वाइन करूं। तो उनका कहना है ऑल पर्सन्स में बी ज्वाइंड इन वन सूट एज अ प्लेंटिफ, मतलब हम सारे लोगों को एक सूट में एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकते हैं। किन किन को कर सकते हैं? तब कर सकते हैं। किन किन को कर सकते हैं और कब कर सकते हैं? वो कहते हैं तब कर सकते हैं वेयर एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ सेम एक्ट्स और ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब ये है कि मान लो कुछ लोग हैं और उनके पास कोई राइट टू रिलीफ है। अगर इन सभी का राइट टू रिलीफ एक ही एक्ट से डराइव हो रहा है, एक ही एक्ट से अराइज हो रहा है, या एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुई है उससे अराइज हो रहा है, या कोई सीरीज ऑफ एक्ट्स हुए हैं, मतलब काफ़ी सारे एक्ट्स हुए हैं, उनका एक क्रम है, उनकी एक सीरीज है, या कोई समव्यवहार है, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन से ये सभी लोगों के राइट्स अराइज होने लग पड़े। इस अलेज टू और इस अलेज टू एग्जिस्ट इन सच पर्सन्स, इन सच पर्सन्स, पर्सन नहीं पर्सन्स, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेंटिव्स के रूप में लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीपल लोग होने चाहिए ना, उनके को राइट अराइज होने चाहिए ना, वेदर जॉइंटली और सेवरली और इन ऑल्टरनेटिव। अब इनके अधिकार चाहे वो संयुक्त रूप से जॉइंटली अराइज होते हो, चाहे अलग अलग रूप से ही उनके राइट्स अराइज होते हो, या ऑल्टरनेटिवली अराइज होते हो, कैसे भी होते हो। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मन में सर समझ में तो हमारे अभी भी कुछ नहीं आया। जितना आया उतना रखो, अभी मैं बाकी स्क्रीन पर समझाता हूँ। शुरुआत का जो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, मैं थोड़ा सा समय लूँगा ताकि आपके दिमाग में एक पहले भूमिका बन जाए, पहले एक प्लेटफॉर्म बन जाए बढ़िया सा सीमेंट का, जिस पर आप पुल का जो अगला वाला हिस्सा लगाना है ना, वो यहाँ पर टिक जाए हमारा बढ़िया वाला। अब देखो क्या होता है। मान लो हमारे पास एक आदमी था ए, ये एक धाकड़ आदमी था बढ़िया, इसने कोई ज़मीन वमीन खरीद ली बहुत बड़ी। इसने कहा मैं यहाँ पर बहुत बढ़िया एक छोटा सा शहर बनाऊंगा, ऐसा शहर होगा कि लोगों ने देखा नहीं होगा, यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर विला होंगे, बड़ा ग्रीन होगा, अंदर का एनवायरनमेंट ही अलग होगा, बिल्कुल पहाड़ी में बनाऊंगा पूरा, ऐसे करके उसने एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, लोगों को प्रमोट करा, लोग बड़े खुश हुए, कह रहे वाह भाई वाह। विला उन्होंने बनाया, कहता 20 करोड़ की विला, 10 करोड़ की विला, ऐसे करके लोगों ने कहा अरे वाह। अमीर लोग फटाफट भागने लगे भाई, फ्रेश ऑक्सीजन सब कुछ, बड़ा शहर से दूर। लोगों ने कहा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। उसने पैसे वैसे सब दिए लोगों ने।
उस बंदे ने सबके पैसे लिए और निकल गया। आप कहेंगे तो क्रिमिनल केस बन गया। हाँ तो ठीक है, क्रिमिनल केस में जो पैसे दे दिए थे, जो रिकवरी ऑफ मनी है वो तो नहीं हो रही ना, सजाई तो हो रही है वहां पे। रिकवरी ऑफ मनी का क्या करें? रिकवरी ऑफ मनी का क्या करें? तो रिकवरी ऑफ मनी के लिए उसमें एक आदमी था X1, वो कहने लगा मेरा भी मुकदमा है ए के खिलाफ। X2 कहता है मेरे से भी पैसे ले रखे हैं जमीन के नाम पर। X3 कहता है मेरे भी थे। X4 कहता है मेरे भी थे। ऐसे करके बड़े सारे लोग। अब इन सब का देखो, एक कॉमन कॉज हो रहा है जो कि सेम टाइप के एक्ट से अराइज हो रहा है। सबको उसने जमीनें, प्रोजेक्ट्स कहा मैं तुम्हें विला दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, सबको लॉलीपॉप सेम खिलाया उसने। सबको लॉलीपॉप सेम टाइप का खिलाया उसने, तो सबके सब बेचारे एग्रीड हो गए। और तुम ये कहो चाहे एक्ट सेम था, तुम ये कहो ट्रांजैक्शन सेम थी, तुम बोलो कि कोई पर्टिकुलर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस थी वो सेम थी, कुछ भी थी, लेकिन इनके एक कॉमन राइट अराइज हो रहा है सबका सेम तरह का। तो मान लो ये आदमी एक मुकदमा ये लेकर आ गया, एक ये लेकर आ गया, एक ये लेकर आ गया, एक ये लेकर, और मान लो उसने 1,000 लोगों को बेच दी थी यार। अब यार क्या करें इनका? सबको सेम तरह से चीट कर रखा है, सबसे सेम तरह से पैसे लेके भाग गया। अब 1,000 मुकदमे अगर कोर्ट में इन सबके आ गए तो कोर्ट के पास तो बस यही काम रह गया। सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो, कोर्ट के पास तो बस यही काम रह गया, बस इन्हीं का मुकदमों का। बाकी जो इतना बड़ा भंडार है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक के चट्टे लगे पड़े हैं फाइलों के, उन्हें कौन निपटाएगा भाई? उन्हें निपटाने के लिए ऊपर से कोई फरिश्ता विचार आएगा, वही करेगा इस काम को करने के लिए। तो फिर इतना कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। एक काम करो ना, इन सबको आपस में ज्वाइन कर लो, है ना। जैसे हम क्रिमिनल केस में क्या करते हैं, कहते हैं स्टेट वर्सेस नथुलाल, ऐसे लिखते हैं ना, एंड अदर्स। मतलब अगर मान लो मेरे पास 100 एक्यूज होते हैं, इन सबको एक साथ में एक ही मुकदमे में ज्वाइन कर लेते, जिसे कहते हैं ज्वाइंडर ऑफ ट्रायल या ज्वाइंडर ऑफ चार्ज या ज्वाइंडर ऑफ केस, जो भी आप बोलते हो, क्लबिंग ऑफ केस ऐसा बोलते हैं नहीं। उसी तरह से यहां पर जितने भी लोगों के सेम राइट अराइज हो रहे होते हैं, उनको हम ज्वाइन कर लेते हैं एज अ प्लेंटिफ। ये सब के सब ज्वाइन हो जाते हैं एज अ प्लेंटिफ। तो फिर ये सारे मिलकर एक के खिलाफ मुकदमा लेकर आते हैं। तो वहां पर इन सब के नाम हम, हो सकता है इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव एक अलॉट हो जाए, एक अपॉइंट हो जाए। जैसे उसका नाम है मान लो एक्स, तो एक्स इन सब के बिहाफ के ऊपर मुकदमा लेकर आ जाएगा, या ये सारे ज्वाइन हो जाएंगे और फिर उस मुकदमे को ले चलेंगे। तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है जो इस चीज़ को अच्छे से समझा देता है कि हमें प्लेंटिव्स को एक साथ ज्वाइन करने की ज़रूरत कब पड़ती है। वो कहते हैं देसी सी भाष है कि भैया इनका जो राइट टू रिलीफ है अगर अराइज हो रहा है सेम एक्ट से, सेम ट्रांजेक्शन से, सेम सीरीज एक्ट से, है ना, तो फिर इन सबको भैया ज्वाइन कर लो एक साथ, सीधी सी बात। ये तो हुआ हमारा ऑर्डर नंबर 1 रूल 1 का क्लॉज नंबर ए। दूसरा बी क्लॉज में वो कहते हैं इफ सच पर्सन्स ब्रॉट सेपरेट सूट्स एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट वुड अराइज। अब देखो तुम, अगर मान लो यहां पर X1 एक अलग से सूट लेकर आए, X2 अलग सूट लेकर आए, सूट नंबर 2, इसी तरह से X3 एक अलग से सूट लेकर आए, और X4 भी एक अलग तरह से सूट लेकर आ जाए, तो इन सब के बीच में तुम एक चीज नोटिस नहीं कर रहे हो कि इनका जो जो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो सेम, इनके जो फैक्ट्स हैं वो सेम, सेम तरह से चीटिंग हो रखी है, सेम तरह से उसके पैसे हड़प लिए। हाँ ये फर्क है, किसी के लाख रुपए गए, किसी के 1 करोड़ गए, किसी के 50 लाख गए होंगे, ऐसे करके लिए होंगे। तो सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स अराइज हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम उन सबको एक साथ मान लो ज्वाइन कर सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास पैरामीटर होता है, ये 2 कंडीशन हमें चाहिए होती हैं जिनसे हम इन प्लेंटिफ्स को आपस में एक ही सूट में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यार एक बात का जवाब दो, मान लो हमने ये सारे मेंढकों को एक तराजू में तोल दिया, लेकिन मेंढकों की तो आदत होती है भागने की, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, है ना। अब कोर्ट को लग रहा है कि यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है, इनमें से कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, कभी किसी की एडजॉर्नमेंट कभी किसी की एडजॉर्नमेंट, ये तो मुकदमे चलने ही नहीं दे रहे, ये क्या मुसीबत पड़ गई, हमने तो सबको ज्वाइन कर लिया था यहाँ पर। यार इसकी वजह से तो हमारा जो ट्रायल है ना यार, ये तो डिले होने लग पड़ा, ये तो पूरा ट्रायल ही एम्बेरस हो रहा है इनके ड्रामे की वजह से। तो क्या करें?
कोर्ट ने कहा इनमें से देखो कौन सा मेंढक ज़्यादा कूद रहा है, इसका ट्रायल यार अलग करो, इसको हटाओ, इसे बंदे को इसे करो अलग, और बाकियों का ट्रायल देखो सब स्मूथ चल जाएगा। कहता हाँ उनका सब स्मूथ चल जाएगा, ये पंगे डालने वाले 3-4 लोग हैं, कहते इन्हें हटाओ यहाँ से। तो ये लग गया हमारा ऑर्डर नंबर 1 रूल 2। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्डर नंबर 1 रूल 2। तो यहां पर हमारे पास कोर्ट के पास पावर है कि अगर मान लो हमने इन प्लेंटिव्स को एक साथ ज्वाइन कर भी लिया ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हमको लगने लगे ना कोर्ट को कि अगर यार हमने ज्वाइंडर किया है प्लेंटिव का, इसकी वजह से हमारा ट्रायल जो है वो कहीं एम्बेरस होने लग पड़ा, डिले होने लग पड़ा, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट में पुट द प्लेंटिव टू देयर इलेक्शन। कोर्ट कहती है भैया देखो आप तो नवाब साहब हैं, बड़े लोग हैं, आप मन करता है आप एडजॉर्नमेंट लगाते हैं, पूरे केस का बेड़े रख करते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपके ट्रायल को अलग कर दिया जाए, बताइए आप ऐसा चाहते हैं। उसने कहा अरे सब ठीक है मेरा अलग कर दो। तो भैया उसको फिर चॉइस दे दी, प्लेंटिव टू देयर इलेक्शन, पुट द प्लेंटिव्स टू देयर इलेक्शन, कि तुम अलग अलग करवाना करवा लो अपना। और या फिर कोर्ट कहती है अरे हमें क्यों किसी को चॉइस दें, हम तो आदेश देंगे, हम तो भैया न्यायाधीश हैं, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे क्या, हम तो सीधा आदेश देंगे, ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, सीधा अरे हटाओ इनके ट्रायल को अलग करो, ये ड्रामा कर रखा है इसने, और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीरियंस, जो भी कोर्ट को ठीक लगता है। तो चाहे आप इस बात को मजाक में समझें, समझाने की बात है आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए कि अगर मान लो कोर्ट को कहीं भी किसी रीज़न की वजह से ये अपीयर होता है कि ट्रायल एम्बेरस हो रहा है, डिले हो रहा है, तो या तो कोर्ट उसको प्लेंटिव को चॉइस देगी कि तुम अपना ट्रायल को अलग कर लो, या फिर खुद से एक ऑर्डर पास कर सकती है कि तुम्हारे ट्रायल हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, और यही बोल रहे हैं यहाँ पर पावर ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। सही हो गया, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम लोग समझ गए ऑर्डर नंबर 1 और 2 को मिलाकर, जो कि प्लेंटिव्स के बारे में बात करता है कि कब हम उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और कब हम उनके और ट्रायल को अलग अलग कर सकते हैं। अब दूसरा वाला जो साइड था हमारे पास डिफेंडेंट वाला, मैंने तुमसे कहा था ये भी तो हो सकता है कि डिफेंडेंट एक ना हो और हमारे पास एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो तो फिर हम क्या करें, फिर क्या करें, वो कहते हैं इन्हें भी तो भैया ज्वाइन करो, जैसे प्लेंटिव को ज्वाइन कर लिया था, तो ठीक है यार इनको भी ज्वाइन कर लेंगे एज अ डिफेंडेंट। और प्रोविजन दिया है रूल नंबर 3 में, ऑर्डर 1 ही चल रहा है, बस रूल बदल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। या वो कहते हैं सारे लोग एक ही सूट में बतौर डिफेंडेंट्स ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर सुनो अब क्या, अब इसमें थोड़ा सा ना कुछ तुम्हें टिल्ट मिलेगा, हल्का सा चेंज मिलेगा, बाकी तुम्हें सब कुछ देखने में सेम सेम लगेगा। अब तुम्हें ध्यान से समझना है कि वो चेंज क्या है। ठीक है, कई बार वो तुम्हें दिखाते हैं ना 2 टाइप की इमेज, कहते हैं बताओ अंतर कहाँ है, वो सेम सेम की शक्लें होती हैं, कहीं पेड़ में से पत्ता हटा देते हैं, कहीं जड़ निकाल देते हैं, कहीं एक जगह मक्खी बिठा देते हैं ऐसा करते हैं कि नहीं, तो ऐसा ही कुछ तुम्हें इसमें ढूंढने को मिलेगा। तो यहाँ कहते हैं ऑल पर्सन में बी ज्वाइन इन वन सूट एज अ डिफेंडेंट वेयर एनी राइट टू रिलीफ in respect of or arising out of same acts or transaction or series of acts or transactions is alleged to exist against such persons। यहां पर अधिकार जो भी किसी व्यक्ति का है वो राइट टू रिलीफ है, वो इन व्यक्तियों के खिलाफ है, इनके खिलाफ, किनके खिलाफ, डिफेंडेंट्स के खिलाफ। तो तब हम इन जिनके खिलाफ है इन सबको हम ज्वाइन कर सकते हैं इन वन सूट, अगर सिचुएशन वही है, अगर हमारा राइट टू रिलीफ सेम ट्रांजैक्शन से, सेम एक्ट से, सेम सीरीज ऑफ एक्ट से, ट्रांजैक्शन से अराइज हो रहा है, और जिन लोगों के खिलाफ अराइज हो रहा है उनको, जिनका अधिकार हो रहा है उनका नहीं, जिनके खिलाफ अधिकार मिल रहा है उनको। पहले कहा था जिनका अधिकार अराइज हो रहा है, और यहाँ जिनके खिलाफ अधिकार है। मैंने तुम्हें कहा ना डिफरेंस मिलेगा तुम्हें छोटा मोटा सा, वो यही है फर्क। तो उनको हम एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं अगर इनके सब राइट ज्वाइंटली, सेवरली या ऑल्टरनेटिवली लाई करते हो इन लोगों के खिलाफ। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी आगे बढ़ते हैं। अब यार एक बात बताओ, इनको भी हमने ज्वाइन कर लिया था सबको, इनमें से भी कुछ ड्रामे चालू हो गए, ये भी केस को नहीं चलने दे रहे। अब इनको भी फिर अब अलग अलग कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि डिफेंडेंट किसी तरह से ट्रायल को डिले कर रहा है, एम्बेरस कर रहा है, तो सेम चीज़ है, जहाँ भी कोर्ट को लगता है एज पर रूल नंबर 3A
जब भी कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट की वजह से कोई ट्रायल ऑफ अ सूट एम्बेरस हो रहा है या डिले हो रहा है, तो कोर्ट एक ऑर्डर चाहे तो पास कर सकती है कि इनका सेपरेट ट्रायल कर दो, और ये ऑर्डर दे सकती है जैसा भी कोर्ट को ठीक लगता है इस मामले में, सेपरेट सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर पास कर सकते। आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल नंबर 4 पर। ऑर्डर नंबर 1 तो चल ही रहा है। कोर्ट में गिव अ जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट पार्टीज। यार देखो, एक बात को ध्यान समझो। मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुम्हें यहां पर स्क्रीन में कहा था हमारे पास पार्टी कौन कौन है। ये तो प्लेंटिफ है बेसिकली हमारे पास, ये तो हमने यहां पर प्लेंटिफ बना रखे थे। तो अगर मान लो x1 ने कुछ रेमेडी मांगी, x2 ने मांगी, x3 ने मांगी, x4 ने मांगी, हो सकता है इन सबके राइट्स प्रभावित हो रहे हो, इन सभी को कुछ ना कुछ क्लेम मिल रहा हो, इन सभी को भी रिलीफ मिल रहा हो सकता है इनमें से कोई मेलाफाइडली मुकदमा लेकर आ गया हो और उसका कोई राइट एग्जिस्ट भी ना करता हो। तो हर वो व्यक्ति जो मुकदमा लेकर आ गया, पार्टी बन गया, क्या उसका राइट टू रिलीफ बन जाएगा क्या ऑटोमेटिकली क्योंकि वो पार्टी बन गया? अरे कोर्ट तो ये डिसाइड नहीं करेगी कि इनमें से किसका राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट करता है और किसका राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट नहीं करता। हो सकता है कि किसी का राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट ना भी करता हो और उनमें से कुछ ही लोगों का एग्जिस्ट करता हो। तो कोर्ट जिनके पास रिलीफ मिलेगा उन्हीं के फेवर में ही तो जजमेंट देगा। कोर्ट जो जजमेंट देगी उन्हीं के फेवर में तो देगी ना जिनके फेवर में राइट टू रिलीफ मिलता होगा, या सबके फेवर में जजमेंट पास कर देगी? नहीं नहीं नहीं, सबके खिलाफ तो नहीं हो, सबके फेवर में तो नहीं होगी और ना ही सबके खिलाफ होगी। तो इसी सवाल का जवाब हमारे पास यहाँ पर है। वो कहते हैं जजमेंट में बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट, बिना किसी अमेंडमेंट के हम कोई भी जजमेंट पास कर सकते हैं फॉर सच वन और मोर ऑफ प्लेंटिफ्स, यानी कि हम उन लोगों के खिलाफ या फेवर में जो कुछ भी है, चाहे वो व्यक्ति एक हो या एक से ज़्यादा लोग हों, अगर वो प्लेंटिफ्स हैं, एज मे बी फाउंड टू बी एंटाइटल्ड टू रिलीफ फॉर सच रिलीफ एज ही और दे मे बी एंटाइटल्ड। तो जिस रिलीफ के लिए एक प्लेंटिफ या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ या सारे प्लेंटिफ्स अगर एंटाइटल्ड हैं, तो हम उस एक व्यक्ति, एक से ज़्यादा या सारों के फेवर में भी हम अपना जजमेंट दे सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं। और दूसरा वो कहते हैं अगेंस्ट, यानी यहां पर तो बात हो रही है प्लेंटिफ की कि जो रिलीफ दे रहे हैं इनको, इनके हो रहे हैं, इनके फेवर में दे रहे हैं। और मान लो हमें किसी के खिलाफ देना है रिलीफ, तो उस एक व्यक्ति के खिलाफ या एक से ज़्यादा खिलाफ, एक से ज़्यादा के खिलाफ या सब के खिलाफ भी दिया जा सकता है, जहां पर हमने मल्टीपल डिफेंडेंट्स बना रखे हों। ठीक है, तो जो जो लोग हमें लगता है कि लायबल है उसके खिलाफ हम रिलीफ दे सकते हैं, और जिन जिन के फेवर में हमें लगता है उनके फेवर में हम उस जजमेंट में रिलीफ दे सकते हैं बिना किसी अमेंडमेंट के। सर ये नहीं समझ में आ रहा विदाउट एनी अमेंडमेंट, इसका क्या मतलब है? विदाउट एनी अमेंडमेंट का मतलब हुआ कि मान लो मेरा x1 और x2 था, उनमें सेम टाइप का रिलीफ है उनका, तो मैं उसमें कुछ तब्दीली नहीं कर रहा, उन सबको सेम तरह का दे दिया। मान लो उनके 3-3 लाख के क्लेम थे, तो ये पकड़ो 3-3 लाख के, ये सारे को x1 x2 x3 को हमको सबने 3-3 लाख के दे दिए, हमने सबको 3-3 लाख वाले दे दिए, एक तरफा दे दिए। और मान लो उनमें से मेरे पास x10 था, उसके ज़्यादा पैसे थे 1 करोड़, उसको फिर मैंने अलग से 1 करोड़ वाला अलग से दिया, उसमें मैंने अमेंडमेंट कर लिया। तो अगर मुझे सेम टाइप का रिलीफ कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोगों को देना है, तो मुझे वहां कुछ फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही कॉमन जजमेंट से सबके राइट्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं। और अगर मुझे कहीं अलग से किसी के बारे में लिखना है कि इसका रिलीफ अलग से इतना फालतू दिया जाता है, तो वहां पर लिखने में मेरी पेन की इंक खत्म नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, और ना ही कहीं मेरे पास प्रिंटर की इंक खत्म हो जाएगी, मैं लिख दूंगा वहां पर फालतू, उसको रिलीफ मिल रही है। कुछ चीजें मैं जानबूझकर ऐसे बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे, वो घर करें कि सर ने ऐसे बोला था जानबूझकर, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो बैठ जाए कि हाँ यार एक आदमी को अलग से भी रिलीफ जजमेंट में मेंशन कर सकते हैं, चाहे वहां पर लिखा है कि विदाउट एनी अमेंडमेंट, यानी कॉमन हम तो दे रखे हैं बाकी सबको एक तरह, लेकिन कुछ को फालतू भी अगर उसका बनता है तो उसके हिसाब से दे दें, उसमें कहीं कोई बार नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है। ठीक है, तो उन्हें अदरवाइज मत लीजिए, सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, एक पंच देने के लिए आपके दिमाग में, कि वो तुम्हारे दिमाग में एक अचानक से कुछ तुम्हें अलग सी चीज़ मिलती है तो वो स्ट्राइक करती है दिमाग में, तो वो बैठती है फिर दिमाग के अंदर, है ना। तो वो एक इंप्रेशन, एक नया ऑरा, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया है एक सीपीसी, तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, उस इंटेंशन के साथ ये सब बातें बोली जा रही हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 5 पर। वो कहते हैं डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। हाँ सही बात है। देखो अब यहाँ पर इसको मैं तुम्हें और दिखाता हूँ।
मान लो मेरे पास एक प्लेंटिफ है 1, एक प्लेंटिफ है 2, एक प्लेंटिफ है 3। मतलब ये कॉम्बिनेशन मैं कैसे भी बना सकता हूँ, मैंने फिलहाल इधर की तरफ से बना लिया। तो इन सब ने मिलकर एक, इनको ज्वाइन किया ये सूट में, ये एक सूट में ये लोग ज्वाइन हो गए, और ये एक डिफेंडेंट था डी, इसके खिलाफ एक मुकदमा लेकर आ गए। इसमें ये भी हो सकता था कि मैं यहाँ D1 D2 D3 इसके हिसाब से बना लूँ, है ना, ये भी मैं ये भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने डी बना लिया। अब ये अलग अलग मान लो, अब अलग अलग रिलीफ मांग रहे हैं। मान लो ये 50,000 मांग रहा था, और ये मान लो 80,000 मांग रहा था। इसी तरह से ये मान लो 2 lakhs मांग रहा था। सही है, ऐसे हो सकता है। मान लो मेरे पास P4 है, और ये इसे ज्वाइन कर रखा है, इसका कुछ नहीं बन रहा, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका कुछ नहीं बन रहा, मान लो ऐसे कर। अब देखो क्या कहता है, वो कहता है इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल रिलीफ्स क्लेम्ड इन एनी सूट अगेंस्ट हिम। वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि हर डिफेंडेंट, अभी तो मैंने एक डिफेंडेंट बनाया, मान लो मैं इसमें मल्टीपल डिफेंडेंट्स बना लेता, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो केस बाद में बताऊंगा, पहले सिंगल वाले का देख लेते हैं। एक डिफेंडेंट का अगर अकेला भी है तो जरूरी नहीं है कि हर रिलीफ उसके खिलाफ आ ही रहा हो, हर रिलीफ में वो इंटरेस्टेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है इसमें वो इंटरेस्टेड ना भी हो, उसका कोई लेना देना ही ना हो इसके साथ। इसी तरह से ये तो सिंगल का बात हुई। मान लो मेरे पास यहाँ पर मैं डी हटा दूं, इससे मान लो कि डी नहीं है थोड़ी देर के, चलो मैं हटा ही देता हूँ, वरना तुम कहोगे सर बना तो रखा है बीच में। बहुत सारे लोग ना बड़े अजीबो तरीके से कई बार रिएक्शन देते हैं, तो वहाँ पर फिर मैं कहीं शॉर्टकट अगर मैं लेना भी चाहूँ तो फिर नहीं ले पाता, है ना, तो मतलब फिर टाइम मुझे देना ही पड़ता है। अब मान लो यहाँ पर मेरे पास वो सूट आ रखा था किसी D1 के अगेंस्ट, D2 के अगेंस्ट, D3 के अगेंस्ट। अब हो सकता है D3 को फॉर्मल पार्टी बना रखा हो इसके अंदर, ये एक फॉर्मल पार्टी हो, और ये कहीं पर भी किसी भी रिलीफ में इंटरेस्टेड ही ना हो, इसका कोई लेना देना ही ना हो। तो ये जरूरी नहीं होता कि जितने भी हम रिलीफ लेकर आ रहे हैं हमेशा डिपेंडेंट उस हर क्लेम में, उस हर रिलीफ को जो उसके खिलाफ मांगा गया उसमें वो इंटरेस्टेड ही हो, उसके खिलाफ अगर आया हो सकता है वो सिंपल एक फॉर्मल पार्टी ही हो, बस औपचारिकता के लिए उसे बस ज्वाइन कर रखा, वो नेसेसरी आइडिया है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कह रहा है रूल नंबर 5 के मतलब तुमने जिसको पार्टी बना लिया, तो अब तुम एज अ जज ये नहीं है कि उसको भी पार्टी बनाकर उसके खिलाफ भी डिग्री का एग्जीक्यूशन करोगे। अब वो तो यार फॉर्मल पार्टी है, वो तो इंटरेस्टेड भी नहीं है, और तुम एग्जीक्यूशन उसके खिलाफ करने में लग पड़े हो। अरे देख तो लो उसका स्टेटस क्या है, उसका रोल क्या था इस मामले में, उसकी कोई उत्तरदायी भी है नहीं है, बस एक फॉर्मल पार्टी था और तुम उसके खिलाफ भी लग पड़े डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये तो तुम सोचोगे ना थोड़ा सा दिमाग से, ये बोल रहे हैं रूल नंबर 5 में। अब देखो आगे आते हैं, आगे आते हैं हम ऑर्डर नंबर 1 रूल 6 में। वो कहते हैं ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्टेड पढ़ाया है मैंने तुमको, है ना, जिन जिन लोगों ने पढ़ा है मुझसे कॉन्ट्रैक्टेड, अब जरा सारे अपने चक्षु खोल लो और दिमाग से एक बार जोर डालो, सोचो हमने कॉन्ट्रैक्टेड में फ्लैशबैक में जाके क्या क्या मोटी मोटी प्रोविजन थी। हमने क्या किया, वहां पर कुछ पार्टीज को ज्वाइन कर लिया। किनको ज्वाइन किया, जो कि सेम कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी थे, उसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी थे, उनको ज्वाइन कर लिया। तो उनका कहना है द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन join as parties to the same suit or all or any of the persons severally or jointly or severally liable in one contract, in any one contract including parties to bill of exchange, hundies and promissory notes। मान लो हमारे पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं या कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उस पर हमारे पास मल्टीपल पार्टीज हैं, उनमें से कुछ लोगों को हम ज्वाइन कराना चाहते हैं एज अ पार्टीज कंसर्न, डिफेंडेंट बनाना चाहते हैं। तो जितना तुम्हें लगता है जिनको पार्टी बनाना चाहिए तुम बना लो, तुम्हारा अपना चॉइस है, तुम प्लेंटिफ हो, जिसके खिलाफ तुमको रिलीफ सीख करना है। हम नहीं कह रहे कि तुम्हें सबको बनाना नहीं बनाना, तुम अपने आप देख लो ना, जिन लोगों को तुम्हें पार्टीज उस सेम सूट में बनाना है, अगर वो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहे हैं, उनकी लायबिलिटी किसी एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रही है, तो उनको अब ज्वाइन कर लो। अब इनमें किस किस तरह के पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, वो कहते हैं मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज वाले मामले हैं तो देख लो किस किस को ज्वाइन करना है, हुंडी वाले मामले हैं, प्रोमिसरी नोट्स वाले मामले हैं,
इनमें से किस किस को, मान लो ये सारे ही हो रखे थे किसी मामले में, मान लो किसी मामले में सारे ही हो रखे थे, सारे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रखे थे, तो इनमें से किस किस पार्टी को तुम ज्वाइन करना चाहते हो एज अ डिफेंडेंट, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, ये प्लेंटिफ का अपनी चॉइस होती है। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 7 पर। अच्छा एक चीज़ है यार, यहाँ पर ना तुम सारे रूल्स वगैरह को भी ना ध्यान रखते रहना। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना, जैसे आज हमने मान लो एक ऑर्डर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, तो तुम क्या करो, इस सारे ऑर्डर के एक बार रूल्स को ना देख लो कि मेरा रूल नंबर 1 में क्या है, रूल नंबर 2 में क्या है, रूल नंबर 3 में क्या है। अगर तुम सोचो कि मैं एग्जामिनेशन के समय पर इन सबको दोबारा से रिकॉल करूंगा तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होगी। अभी तो तुम्हारे पास समय है, लर्निंग प्रोसेस में हो, आराम आराम से देख रहे हो, तो एक बार अगर तुम्हारा बेस बन गया फिर पूरी ज़िंदगी भूलोगे नहीं, अच्छे से तुम्हारे पास याद रहेगा। थोड़ा बहुत अगर मिस कर भी गया तो थोड़ा सा एक रेफरेंस लेने से आप दोबारा से रिकॉल कर लोगे, अच्छा अच्छा ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ था। तो अपने ऊपर बर्डन मत डालो, एक्यूमुलेट होने मत दो, मतलब बर्डन को रोज़ थोड़ा थोड़ा खाते रहो ताकि डाइट में वो आपके बॉडी को लगता रहे, अपने दिमाग को लगता रहे। रूल नंबर 7 वो कहते हैं व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम whom रिड्रेस इज टू बी सॉट। अब क्या हुआ, प्लेंटिव साहब इन्हें डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन है इन्हें कि यार मैं रिड्रेस अपना रिलीफ किसके अगेंस्ट लूं, किन को पार्टी बनाऊं, क्या करूं मैं। तो वो कहते हैं वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट एज टू द पर्सन फ्रॉम whom ही इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन रिड्रेस। उसे यही नहीं पता चल रहा कि मैं किन लोगों से अपना रिड्रेस यानी रिलीफ लेने के लिए एंटाइटल्ड हूँ। उसे इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, किसे है, प्लेंटिफ को। अब वो क्या करेगा, ही मे ज्वाइन 2 or more डिफेंडेंट्स इन ऑर्डर दैट द क्वेश्चन एज टू विच ऑफ द डिफेंडेंट इज लायबल एंड टू व्हाट एक्सटेंट मे बी डिटरमाइंड एज बिटवीन ऑल पार्टीज। तो कहते हैं अच्छा भाई एक बात बताओ, हुआ ये कि एक आदमी, क्या हुआ कि ये था, ये एक लॉयर के पास गया, कहने लगा साहब मेरा ना कुछ पैसे वैसे मैंने दे रखे हैं, अब वो पता नहीं चल रहा कि मैं किससे मांगूं। कहता किससे का, जिससे दे रखे थे। कह रहे यार उसमें ना कुछ पार्टनर वार्टनर भी है, कुछ झंझट है उसमें। कह रहे दिए किसने थे, कहते दिए तो बी ने थे, मतलब कैश मुझे बी ने दिया था, लेकिन ये भी सुनने में आया था कि वो पैसा ना सी का था, शायद कुछ ऐसा झंझट था, तो वो भी उसमें पार्टनर है। तो तुझे पक्का नहीं पता, कह रहे पक्का नहीं पता। कह रहे फिर, कह रहे वही तो समझ नहीं आ रहा। लॉयर ने कहा अरे घबराता क्यों है, अरे इन सबको तू चिंता न कर, इन सबको पार्टी बनाएंगे, सबको बनाएंगे पार्टी, फिर जिसके खिलाफ रिलीफ मिल जाएगा मिल जाएगा, तुझे टेंशन किस बात की है ना। तो वो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं अगर भैया तुमको डाउट लगता हो तो तुम ज्वाइन कर लो ना 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को, डिफेंडेंट को, जिसको तुम्हें लगता है कि ये आदमी लायबल हो सकते हैं, और कितने हद तक लायबल हो सकते हैं वो फिर कोर्ट अपने आप डिसाइड कर लेगी। पार्टीज कंसर्न में कौन लायबल होंगी ये कोर्ट अपने आप देख लेगी ना, तुम्हें क्यों टेंशन है। उनके खिलाफ साबित हो जाएगा तुम्हारा केस, हम अपने आप से उन पार्टीज कंसर्न को एक्सक्लूड क्यों करें, हम तो इसे इंक्लूड करेंगे। ये बोल रहा है रूल नंबर 7। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 8 पर। वन पर्सन मे स्यू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। वो कहते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वन पर्सन मे स्यू मतलब एक व्यक्ति मुकदमा ला सकता है या डिफेंड भी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, यानी एक ही व्यक्ति के बिहाफ के ऊपर कोई आदमी मुकदमा ला सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं तुम्हें, पुरानी मूवीज देखी होंगी तुमने, अमिताभ बच्चन वाली, शशि कपूर वाली। ये लोग अक्सर ना कभी कुली बनते थे, उनके पीछे पूरी कुलियों की भीड़ होती थी, और ये होते थे उनके लीडर। या ये कौन होते थे, ये यूनियन लीडर, ये यूनियन होती थी एक लेबर की, मजदूरों की, उसके ये लीडर होते थे। तो सारे मजदूर इनके पीछे चलते थे, जो ये कहते थे वही सब लोग कुछ करते थे। फिर वो जो मालिक होता था कंपनी का, वो इसे अमिताभ बच्चन को बुलाता था, शशि कपूर को बुलाता था, और उसे अटैची से भरा हुआ नोट देता था, बल्कि मैं कहूँगा नोटों से भरी हुई अटैची देता था, और कहता था भैया देखो तुम्हें ये करना है। और फिर वो पूरा ऑनेस्टली उन पे लात मार के आ जाता था नोटों पे, है ना। हम लोगों को ऑनेस्टी सिखाई गई शुरू से ही, और मैं भी चाहता हूँ तुम भी वही सीखो। रास्ता मुश्किल होता है ऑनेस्टी वाला थोड़ा सा, बट सुकून देता है बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर वापिस आते हैं। एक भूमिका बन गई तुम्हारे दिमाग में, मेरा काम था तुम्हारे दिमाग में एक भूमिका बनाना, एक इमेज पहले क्रिएट करना। अब वो जो मैंने पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बनाई है ना, अब तुम्हें उसमें ले जाकर खड़ा करना है। अब देखो क्या होता है।
वो कहते हैं वन पर्सन में स्यू, यानी एक ही व्यक्ति स्यू कर सकता है, डिफेंड भी हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, यानी ये जो अमिताभ बच्चन है ना, इन सब के बिहाफ के ऊपर मुकदमा भी ला सकता है और ये इन सब को डिफेंड भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। इन सब के इंटरेस्ट सेम है भाई, लेबर है, सबको बोनस चाहिए, सबको छुट्टियां चाहिए, सबको हाइक ऑफ सैलरी चाहिए, सबके इंटरेस्ट सेम है। तो वहां पर ये क्या करेगा, या तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, उनके कोई कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, बजाय इसके कि हर आदमी इतने सारे लोगों को मैं ज्वाइन कर लूँ, प्लेंटिव 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 प्लेंटिव, उसके बजाय हम कहेंगे हमने इन ये जो कॉमन हमारी ट्रेड यूनियन है, इसके ये एक व्यक्ति है, इसका प्रेसिडेंट है, इसके थ्रू हम ये इस केस को लेकर आ रहे हैं और कॉमन कॉज है, कॉमन एक्शन ये है, और इस जजमेंट से सारे इन लेबर की, इन सारे वर्कर्स की जो राइट्स हैं, सैलरी को लेकर, बोनस को लेकर, रिटायरमेंट को लेकर, छुट्टियों को लेकर, बीमारी को लेकर, लीव को लेकर, सिक लीव को लेकर, सारे डिसाइड हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक ही पर्सन ने इन सबको रिप्रेजेंट किया, बस यही बोल रहे हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा तो तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी कि बेसिकली हमारा 8 नंबर जो रूल है वो कहता क्या है। इसका एक और तरीका याद करने का, बचपन में हमें बड़े लोग कहते थे 8 नंबर बड़ा खतरनाक होता है, और ये कहते हैं अट्ठा कर दे कट्ठा, अट्ठा कर दे इकट्ठा, मतलब जहाँ पर 8 नंबर है वो सबको एक साथ मर्ज करवा लेता है, या तो मरवा देता है या बिल्कुल ऊपर ले जाता है। तो यहाँ पर इकट्ठा करने का मतलब है एक तरह से यूनाइट कराना, और यूनाइट करके क्या करा रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट लेकर आ रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा अपना लॉजिक है कुछ चीज़ समझाने का, तुम ऐसे छोटे छोटे से टोटके बनाकर इन ऑर्डर रूल्स को याद करने के कुछ तरीके सीख लो, ताकि तुम्हें भविष्य में प्रॉब्लम ना हो इन ऑर्डर रूल्स को याद रखने के लिए। मेरे अपने पैरामीटर्स हैं, तुम्हारे अपने कुछ और पैरामीटर्स हो सकते हैं, वो अच्छे हो बुरे हो से फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें याद रहने चाहिए। अब देखो वो क्या कहते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन्स हैविंग सेम इंटरेस्ट इन वन सूट। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, अब तुम्हारे दिमाग में इमेज बन रही होगी, बड़े सारे वर्कर हैं, न्यूमरस पर्सन्स हैं, उनका सेम इंटरेस्ट है, सेम सैलरी, सब कुछ सेम है, इन सबको एक ही सूट में हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। वो कहते हैं वन और मोर ऑफ सच पर्सन्स में, तो ये जो लेबर वाले लोग हैं इनमें से एक या एक से ज्यादा लोग जिनके भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मे विद द परमिशन ऑफ अ कोर्ट sue or be sued or may defend such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested। तो यहां पर एक या एक से ज्यादा पर्सन इन सभी लोगों के बिहाफ के ऊपर, सभी लोगों के बिहाफ के ऊपर जो इंटरेस्टेड है यहां पर, कोर्ट की परमिशन से मुकदमा ला सकता है या डिफेंड भी कर सकता है। स्यू का मतलब होता है रूट लेकर आना, और स्यूड का मतलब होता है डिफेंड करना, तो दोनों चीजें कर सकते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, इसमें सिर्फ एक ही आदमी अमिताभ बच्चन ही डिफेंड करेगा या वही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, या शशि कपूर भी उसके साथ ऐड हो सकता है? शशि कपूर भी ऐड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिखा है वन और मोर। तो अगर नेताजी खाली अमिताभ बच्चन को बनना है तो वो आ सकते हैं, शशि कपूर को भी साथ में इनको लगाना है, वो भी बंदा बढ़िया लग रहा है तो भाई उसे भी ऐड कर लो, तो दोनों के दोनों बंदे मिलकर ये रिप्रेजेंटेटिव सूट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सही है, चलो अभी आगे आता हूं। आगे कहते हैं द कोर्ट में डायरेक्ट दैट वन और मोर ऑफ सच पर्सन्स may sue or be sued or may defend such suit on behalf of or for the benefit of all the persons so interested। और कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है, अब वो परमिशन मांगने के लिए गए कोर्ट से, साहब हमें परमिशन दे दो, बड़ा अन्याय कर रखा है इन लोगों ने और हम गरीब आदमी हैं, इनके थ्रू हम मुकदमा लाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा ओके परमिशन ग्रांटेड। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इन सबको ये इंडिकेट करे, इन सबको रिप्रेजेंट करेगा और इनके फेवर में मुकदमा लेकर आएगा या ये डिफेंड करेगा इन सभी को। अब उसके बाद क्या होगा, सबसेक्शन नंबर 2 में वो कहते हैं कोर्ट शैल इन एवरी केस वेयर अ परमिशन और द डायरेक्शन इज गिवन अंडर सब रूल नंबर 1 एट द प्लेंटिव्स एक्सपेंस गिव नोटिस। अब परमिशन तो दे दी, लेकिन अब नोटिस देंगे, कैसे? गिव नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशन द सूट टू ऑल द पर्सन सो इंटरेस्टेड। अब जितने भी बंदे इंटरेस्टेड होंगे उन सबको एक नोटिस देगी कोर्ट के भैया देखो एक मुकदमा दर्ज हो गया, तुम लोग इसमें इंटरेस्टेड थे और तुम्हारे बिहाफ पर इस तुम्हारे मसीहा ने, तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव ने ये सूट लेकर आया है। अब अगर मान लो बंदे कम हैं, मान लो 5-4 लोग हैं, तो भैया फिर पर्सनल सर्विस दे देंगे वहां पर, तो कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन मान लो 1000 लोग हों तो यार किस किस को भेजेंगे नोटिस? 1000 नोटिस पेशकार कहेगा सर मर जाएंगे तैयार करते करते इनको तो अखबार कूर में छपवा दो इनका कुछ, है ना? तो वही कह रहे हैं कि अगर तो पर्सनल, अगर नंबर कम हो तो पर्सनल सर्विस से कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने ये नहीं लिखा अपन पर्सन कम होते हैं, ये लिखा नहीं है, वो तो मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन करके बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली क्या होगा। तो यहाँ तो सर्विस पर्सनल हो सकती है, और वो कहते हैं वेयर द रीजन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स और अदर कॉज सच सर्विस इज नॉट रीजनेबल प्रैक्टिकल। हाँ, तो वो बात आ गई ना कि जहाँ पर हमें लगता है कि यार नंबर ज़्यादा है वहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर्सनल सर्विस नहीं हो सकती, बाय पब्लिक एडवर्टीजमेंट एज द कोर्ट इन ईच केस में डायरेक्ट। तो इसमें जैसा भी एडवर्टीजमेंट कोर्ट को ठीक लगता है उस एडवर्टीजमेंट के अलावा उस एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो है ऐसा नोटिस जो है सभी लोगों को जो भी उनमें एज अ प्लेंटिफ या पार्टी ज्वाइन हुए हैं उन सबको जो है वो नोटिस दे दिया जाएगा। अब आगे आगे कहते हैं सबसेक्शन नंबर 3 में एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड। अभी जो सूट लेकर आए हैं ना हम, किसी के फेवर में किसी के खिलाफ, किसी के फेवर में, या हम डिफेंड कर रहे हैं किसी के फेवर में, अंडर सब रूल नंबर 1 मे अप्लाई टू द कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी इन सच सूट। तो कोई भी पर्सन जिनके बिहाफ पर जिनके बेनिफिट के लिए सूट लाया गया है वो कहते हैं साहब हम इसमें पार्टी बनना चाहते हैं, कहते हैं ठीक है बन जाओ, अलाउ कर देंगे तुमको। आगे अब ये जो रूल नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट। यहां पर वो कहते हैं नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन एनी सच सूट शैल बी अबंडेंट अंडर सब रूल नंबर 1 एंड नो सच सूट शैल बी विड्रॉन। अब देखो यहां जहां जहां पर इंपॉर्टेंट आ रहा है मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं। वो कहते हैं भैया किसी भी क्लेम का कोई भी पार्ट ना तो अबंडन किया जाएगा और ना ही ये सूट जो है ये विड्रॉ किया जाएगा अंडर सब रूल नंबर 3 ऑफ ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 1। ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 1 का सब रूल नंबर 3 में कोई भी सूट विड्रॉ नहीं होगा और ना ही कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉम्प्रोमाइज या कोई भी सेटिस्फेक्शन अंडर रूल नंबर 3 रिकॉर्ड नहीं होगा उस मामले में जब तक कि द कोर्ट हैज गिवन एट द प्लेंटिव्स एक्सपेंस नोटिस टू ऑल पर्सन्स सो इंटरेस्टेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सब रूल नंबर 2। आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आई बात। आसान है, समझाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने तुमसे कहा कि यार ये जो अमिताभ बच्चन है, जरूरी नहीं है कि आप उस अमिताभ बच्चन को ही माने जो आप टीवी में देखते हो। मान लो उस आदमी का नाम ही अमिताभ बच्चन हो, जरूरी नहीं है कि वो सुपरस्टार ही हो, हमारे बच्चन साहब ना हो कोई और हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है हमारे पास, ये आदमी निकला बेईमान, इसे डायरेक्टर्स ने बुलाया, चेयरमैन ने बुलाया कंपनी के, और उसको अटैची जो कि नोटों से भरी हुई थी कहा कि भैया ये देखो ये तुम्हारी हो सकती है। कहा वाह। कह रहा सर हमें क्या करना होगा? कह रहा कुछ नहीं, बस सूट विड्रॉ करना होगा। मैंने कहा पागल हो गया क्या? 1000 लोग हैं, मुझे जिंदा छोड़ेंगे वो लोग? मार देंगे मुझे। कह रहे मारेंगे तो तब ना जब तुम यहाँ रहोगे। कहता क्या मतलब? कह रहा तुम्हारे लिए हमने अमेरिका में सेटल रहने के लिए होने के लिए तुम्हारा तरीका एक हमने बना लिया। कह रहे क्या? कह रहा हम तुम्हें वहाँ पर एक ये दिला देंगे, नौकरी दिला देंगे, और ये अटैची का भरा हुआ नोट है तुम्हारा हो जाएगा, वहाँ पर तुम्हें एक फ्लैट भी मिलेगा, तुम्हें नौकरी भी मिलेगी, हमारी कंपनी है। हाँ वहाँ हम तुम्हें, यहाँ तो तुम मजदूर हो, वहाँ तुम्हें मैनेजर बना देंगे, बोलो मंजूर है? मैंने कहा हाँ साहब मंजूर। इसने भाई साहब ने क्या किया, चुपचाप केस को विड्रॉ कर लिया। सबसे गद्दारी कर दी, सबसे। अब आप कहेंगे कैसे कर लेगा गद्दारी? अरे सर कोर्ट नोटिस देगी सबको कि ये कमीना सूट विड्रॉ कर रहा है या किसी पर्टिकुलर क्लेम को अबंडन करना चाहता है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में ये रिप्रेजेंटेटिव कहीं लोगों को धोखा ना दे दे, इसलिए एक प्रॉपर तरीका बना रखा है उन्होंने कि भैया अगर आप कुछ क्लेम को अबंडन करना चाहते हो, केस को विड्रॉ करना चाहते हो, तो जब तुम ऐसा कुछ करना चाहोगे ना तो हम एक नोटिस देंगे सभी लोगों को, और वो भी प्लेंटिव के खर्चे पर। प्लेंटिव के खर्चे पर सबको नोटिस दे देंगे कि ये क्लेम अबंडन करने के बारे में बात आई है, बताओ तुम्हें क्या करना है। अब जैसे ही पता चलेगा 1000 लोगों को, तो वो उस आदमी को अपने लीडर को छोड़ेंगे, उसे अपना लीडर रहने देंगे, उसे इस सीट का रिप्रेजेंटेटिव रहने देंगे? नहीं रहने देंगे, उन्हें हटा देंगे, है ना? तो चलो अब आगे देखो। वो कहते हैं वेयर एनी पर्सन स्यूइंग और डिफेंडेंट इन सच सूट
डज नॉट प्रोसीड विद द ड्यू डिलिजेंस। देखो ना, ये कमीना निकला ना, ये मुकदमा ढंग से चला ही नहीं रहा। इसने कहा, ये मिल गया उनसे, कहता है साहब ये तो गलत हो जाएगा, मैं काम करूंगा, मैं मुकदमा ठीक से लड़ूंगा ही नहीं। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति इस मुकदमे को ठीक ठाक तरीके से ना लड़े या अपना डिफेंस प्रॉपरली ना ले, तो कोर्ट अगर चाहे तो उसकी जगह पर किसी और व्यक्ति को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, जिसका सेम तरह का इंटरेस्ट उस सूट में होता है। तो उसकी जगह पर एक ईमानदार आदमी जो है, उनको ठीक लगता है कि ये आदमी होगा, उसको वो ले सकते हैं वहां पर। और यहां पर कहते हैं, अ डिग्री पास इन द सूट अंडर दिस रूल शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पर्संस on whose behalf and for whose benefit the suit is instituted or defendant as the case may be। तो ये जो डिग्री पास हो रही है, क्या हर आदमी की एक के फेवर में अलग अलग डिग्री आएगी? कह रहे नहीं, कहते जो डिग्री आएगी ये सभी लोगों को बाइंड करेगी, ये एक कॉमन एक डिग्री के द्वारा सब लोग बाइंड करेंगी, जिनके बेनिफिट के लिए या जिनके बिहाफ पर डाली गई थी, जिन्होंने सूट इंस्टीट्यूट किया था या जिन लोगों ने डिफेंड किया था, इन सभी के ऊपर ये कॉमन डिग्री जो होता है बाइंडिंग होती है सबके ऊपर। अब देखो यहां पर उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी समझाया। वो कहते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग वेदर द पर्सन हु स्यू और आर स्यूड। वो कहते हैं अगर हमें ये डिटरमिन करना है कि किन लोगों ने स्यू किया या कौन लोग स्यूड हुए और डिफेंड हुए, हैविंग सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, हमें कैसे पता चलेगा इस सूट में इनका सेम इंटरेस्ट है जो मुकदमा ला रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा लाया गया। It is not necessary to establish that such person have the same cause of action as the person on whose behalf and for whose benefit they sued or are sued they defend as the case may be। तो वो कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये एस्टैब्लिश करें कि उस व्यक्ति का सेम कॉज ऑफ एक्शन था जिनके बिहाफ के ऊपर वो मुकदमा लेकर आया था या जिनके फ़ायदे में वो मुकदमा लेकर आया था। मतलब लीडर का जो कॉज ऑफ एक्शन है और इनका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम कहें कि इनका सेम इंटरेस्ट है तो सेम इंटरेस्ट के लिए जरूरी नहीं होता कि कॉज ऑफ एक्शन भी सेम ही हो किसी सूट में। वो एक्चुअल में वो ये कहना चाहते हैं। सही है, चलो अभी आगे आते हैं। देखो हमारे रूल्स थोड़े बड़े हैं, 1 से लेकर 13 तक हैं। मैं चाहता तो बहुत तेज़ी से भगा भी सकता था इसको, लेकिन ये मैं तुमसे शुरुआत में ही मैंने तुमसे कहा ये हमारा फाउंडेशन है, तो जितना समय लगना है ना तो वो तो लगेगा ही। मैं ये नहीं कर सकता यहाँ पर कि 1 घंटे में कितने, वो क्या बोलते हैं वो, 1 घंटे में पूरी सीपीसी खलास। भैया हमसे तो नहीं हो सकती 1 घंटे में सीपीसी खलास, हमसे तो एक ऑर्डर भी ढंग से नहीं हो रहा पूरा। अब जैसे भी समझिए आप, हम क्या कह सकते हैं। रूल नंबर 8A, ऑर्डर 1 रूल 8A, वो कहते हैं पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्संस टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पर एक हमारे पास रूल 8A ऐड किया गया। यहाँ पर कोर्ट को पावर दी गई कि आप किसी पर्सन को या बॉडी ऑफ पर्संस को आप परमिट कर सकते हो, परमिशन दे सकते हो कि आप अपना ओपिनियन दे दो या प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। अब ये किस तरह से होगा? उनका कहना है, वाइल ट्राइंग अ सूट द कोर्ट में इफ सेटिस्फाइड दैट अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्संस इज इंटरेस्टेड इन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ which is directly or substantially an issue in the suit and it is necessary in the public interest to allow the person or a body of persons to present in his or its opinion on that question of a law, permit that person or body of person to be present as such। तो जब कभी भी कोर्ट किसी मैटर को ट्राई कर रही हो और उनको इस बात के लिए संतुष्टि मिल जाए कि यार कोई पर्सन है या हमारे पास कोई बॉडी ऑफ पर्सन्स हैं और ये लोग किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में इंटरेस्टेड हैं और इनका जो इंटरेस्ट है इस हमारे सूट में डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इशू में है, तो ऐसे लोगों का जिनका इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है और इनका एक पब्लिक इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसी बॉडी ऑफ पर्सन्स को अलाउ करा जा सकता है कि ये लोग या तो प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट हो जाएं या अगर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो वो दे दें, उस केस में प्रेजेंट होकर या जैसा भी देना चाहते हैं वो अपनी ओपिनियन दे दें। ठीक है, एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट एज द कोर्ट में स्पेसिफाइड। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई। चलिए नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 9 पर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि किन लोगों को हम किसी भी सूट में ज्वाइन करें। आप कहेंगे सर वो तो हमने देख तो लिया कि उनका सेम इंटरेस्ट होना चाहिए और कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होने चाहिए। हाँ वो सही है, लेकिन अब हमें आगे बढ़कर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ये समझना पड़ेगा कि ये मिस जॉइंडर
या नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी क्या होता है? देखो, मिस का मतलब होता है गलत कनेक्शन बना लेना। मिस जॉइंडर यानी गलत ज्वाइन कर लिया, मतलब जिसे ज्वाइन करना चाहिए था उसे नहीं ज्वाइन किया, किसी और व्यक्ति को कर लिया। मान लो ए को ज्वाइन करना था, ए को ज्वाइन नहीं किया, बी को ज्वाइन कर लिया, ये मिस जॉइंडर हो गया। और नॉन जॉइंडर का क्या मतलब है? नॉन जॉइंडर का मतलब है कि मान लो हमने ए को ज्वाइन कर रखा है और बी को भी ज्वाइन करना था, हमने बी को ज्वाइन नहीं किया। हमने जो ज्वाइन कर रखे हैं वो सही है, लेकिन जिन और फालतू को ज्वाइन करना चाहिए था उनको हमने ज्वाइन नहीं किया, हमने छोड़ दिया उसे। तो जहां पर हम छोड़ देते हैं, किसी को ज्वाइन नहीं कर पाते, और जिनको ज्वाइन करना चाहिए था वो तो होता है नॉन ज्वाइंडर, और जो हमने ज्वाइन कर लिया वो गलत ज्वाइन कर लिया, वो होता है मिस ज्वाइंडर। अगर हम ऐसा कर लें, मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर कर लें, तो फिर क्या होगा? तो क्या उससे कोई भी सूट डिफीट हो जाता है क्या? वो कहते हैं नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, एंड द कोर्ट में इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी सो फार एज रिगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट। वो कहते हैं इस सिर्फ इस आधार के ऊपर तुम ये बोलो कि मिस जॉइंडर हो गया या नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी हो गई, इसकी वजह से हम केस को डिफीट कर दें, ख़त्म कर दें केस को, हम ये बोलें कि ये डिग्री इनके फेवर में नहीं आ सकती ना, ये कारण नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक सूरत में फ़र्क पड़ेगा। अगर मान लो पार्टी जो है, और वो पार्टी थी नेसेसरी पार्टी, अगर नेसेसरी पार्टी का नॉन जॉइंडर हो जाए तो भैया फिर हमारा ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, मतलब ये रूल फिर हमारा उस पर अप्लाई नहीं होता। ये जो है हमारा नेसेसरी वाली पार्टी वाला केस है, इसमें फिर सूट डिफीट हो जाएगा भाई साहब। ये जो पहले तो जो प्रॉपर पार्टी का ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर है ना, प्रॉपर पार्टी का ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर कभी भी सूट को डिफीट नहीं करता। लेकिन अगर नेसेसरी पार्टी होती है, उसका अगर नॉन ज्वाइंडर कर लिया, ध्यान से देखो, सेक्शन में मिस ज्वाइंडर नहीं लिखा, सेक्शन में मिस ज्वाइंडर नहीं लिखा, नॉन ज्वाइंडर लिखा है, क्योंकि हमारे पास नेसेसरी पार्टी का हमेशा नॉन ज्वाइंडर ही होगा। मिस ज्वाइंडर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा जो नेसेसरी होगा उसे तो रखना ही पड़ेगा ना हमें, उसे तो एस्केप नहीं कर सकते, उसका तो होना ज़रूरी ही है, क्योंकि हमारा सीपीसी कहता है अगर कोई भी ऐसी पार्टी जो नेसेसरी पार्टी है और उसकी एब्सेंस में अगर हम कोई भी ऐसा डिक्री जो कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है, अगर हम उसे नहीं कर सकते एग्जीक्यूट, तो फिर ऐसे और डिक्री के मायने भी क्या है? मान लो कोई एक आदमी जिसके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट करनी चाहिए थी, उसे तो तुमने पार्टी बनाया नहीं, एक दूसरा व्यक्ति को फॉर्मल पार्टी बना ली, फॉर्मल पार्टी के खिलाफ रिकवरी नहीं कर सकते थे, तो तुम फिर उस सूट का करोगे क्या? वो रिकवरी करोगे किससे? इसलिए वो कहते हैं उस केस में वो सूट ही डिफीट हो जाएगा अगर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी हो गई, तो नेसेसरी पार्टी के नॉन जॉइंडर पर केस डिफीट होता है। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल प्रॉपर पार्टी का मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर है तो फिर केस हमारा डिफीट नहीं होता, याद रखना इस बात को। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 10 पे। वो कहते हैं सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिव। कभी कभी क्या होता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि इस प्लेंटिव का सही नाम क्या है, और हम लोगों ने क्या कर रखा होता है, एक गलत आदमी के नाम पर जो है सूट लेकर आ चुके होते हैं। तो वहां वो कहते हैं वेयर अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ अ रॉन्ग पर्सन एज अ प्लेंटिव, मतलब गलत आदमी के नाम पर आपने प्लेंटिव बना लिया, और वेयर इट इज डाउटफुल वेदर इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ अ राइट पर्सन प्लेंटिव, और मान लो हमें डाउट हो कि यार हमने जो मुकदमा लेकर आया है वो सही व्यक्ति के नाम पर लाया भी है कि नहीं लाया, तो वो कहते हैं द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट इफ सेटिस्फाइड दैट द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड थ्रू द बोनाफाइड मिस्टेक, अगर कोर्ट को लगता है कि अरे यार इससे तो कोई बोनाफाइड मिस्टेक हो गई है, जानबूझ के नहीं किया इसने, बोनाफाइडली हो गया, एंड दैट इट इज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन द रियल मैटर इन डिस्प्यूट सो टू डू ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी सब्सटीट्यूटेड और एडेड एज अ प्लेंटिफ अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक फिट या थिंक जस्ट। तो कोर्ट को लगता है यार बोनाफाइड मिस्टेक हो रखी है, क्या हो गया फिर अगर इसने गलत आदमी का नाम लिख लिया, तो चलो ठीक है फिर सही वाले आदमी का नाम ऐड कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो बस इतनी ही बात है, यहाँ पर गलत नाम से आ भी गया और अगर बोनाफाइड मिस्टेक थी तो फिर कोर्ट सही बंदे का नाम सब्सिट्यूट कर लेगी या ऐड कर लेगी, ताकि उसका जो रियल मैटर है वो कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर सके। अब क्या कोर्ट ने अगर किसी पार्टी का नाम ऐड हो गया हुआ है उसे हटा भी सकती है क्या? स्ट्राइक आउट कर सकती है या किसी पार्टी को ऐड भी कर सकती है? कहते हैं हाँ कर सकती है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर, याद रखते रहना यहाँ पर स्टेज वगैरह जो कुछ लिखा हुआ है, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग आइदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द आइदर पार्टी, मतलब या तो कोर्ट खुद से कर सकती है
आइदर अपॉन और विदाउट, हाँ हाँ, तो दोनों है ना, दोनों लिए, अपॉन भी और विदाउट भी। तो कोर्ट यहाँ तो पार्टी कंसर्न की एप्लीकेशन पर या खुद से भी बिना एप्लीकेशन के भी जो भी टर्म्स कोर्ट को ठीक लगती है, जैसा भी कोर्ट को ठीक लगता है, ऑर्डर पास कर सकती है कि इन आदमी को जिनको इम्प्रॉपर्ली ज्वाइन कर लिया गया था इनको हटा दो, इनको स्ट्राइक आउट कर दो, या जिनको ज्वाइन करना चाहिए था, जिनको ज्वाइन नहीं किया गया उनको ऐड कर लो यहाँ पर। बस इतनी सी बात है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बस, मतलब केस को सेटल करने के लिए, रियल क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए, सेटल करने के लिए तो उनको ऐड करा जा सकता है। ठीक है। नो पर्सन shall be added as a plaintiff suing without a next friend or as a next friend of the plaintiff under any disability without his consent। मान लो एक आदमी जो डिसेबिलिटी में है उसके लिए आप किसी व्यक्ति को नेक्स्ट फ्रेंड बनाना चाहते हो, तो जिसको तुम नेक्स्ट फ्रेंड बना रहे हो, जिसको तुम गार्जियन बना रहे हो, जो उसके लिए मुकदमा लेकर आएगा, उससे भैया पूछ तो लो कि तुम इसे, ये आदमी तुम्हारे लिए नेक्स्ट फ्रेंड बनना भी चाहता है कि नहीं बनना चाहता, उससे पूछ तो लो। तो उसे हम प्लेंटिव तब तक ऐड नहीं करेंगे जब तक उस आदमी से पूछ नहीं लेंगे कि तुम इसके लिए मुकदमा, डिसेबल्ड पर्सन माइनर के लिए, अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए, क्या तुम नेक्स्ट फ्रेंड बनना चाहते हो? अगर वो बनना चाहता है तो भाई ठीक, ले लो, फिर ले आओ उसके द्वारा मुकदमा। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन नंबर 4 पर। वेयर डिफेंडेंट एडेड प्लेन टू बी अमेंडेड, यानी जब कभी भी तुम किसी डिफेंडेंट को ऐड करोगे ना तो तुम्हें प्लेन को अमेंड करना पड़ेगा। वो तो यार वैसे भी अगर हम पार्टीज कंसर्ट को ऐड करते हैं तो फिर हमें प्लेन को अमेंड करनी पड़ती है। सो वेयर डिफेंडेंट इज एडेड द प्लेंटिव शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स बी अमेंडेड इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी, यानी जब कभी भी आप डिफेंडेंट को ऐड करोगे तो प्लेंट को तुम्हें अमेंड करना पड़ेगा। एंड अमेंडेड कॉपीज ऑफ द समन्स एंड ऑफ द प्लेंट शैल बी सर्व्ड अपॉन द न्यू डिफेंडेंट्स, और जिनको तुमने नया डिफेंडेंट बनाया है उनके ऊपर हमें जो कॉपीज हैं, जो अमेंडेड कॉपीज हैं, वो समन के द्वारा अलॉन्ग विद द प्लेंट उनको देनी होगी। ठीक है, ओरिजिनल डिफेंडेंट को जैसा ओरिजिनल डिफेंडेंट को दी थी ऐसे एडिशनल वाले को भी दे देंगे जिसको नया बनाया। चलिए नेक्स्ट आते हैं सब रूल नंबर 5 पर। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, सब्जेक्ट टू इंडियन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 22, the proceedings as against any person added as a defendant shall be deemed to have been begun only on the service of summons। हाँ, वो कहते हैं लिमिटेशन के पर्पस के लिए अगर आपने किसी नए डिफेंडेंट को ऐड किया ना तो इसकी ज्वाइनिंग हम कब से मानेंगे? जिस दिन उसको सर्विस ऑफ समन्स हुई उस दिन से हम मानेंगे कि ज्वाइन हुआ है। लिमिटेशन के पर्पस के लिए, लिमिटेशन के पर्पस के लिए किसी नए डिफेंडेंट को तुमने ऐड किया है तो हम डीम करेंगे जिस दिन उसको सर्विस ऑफ समन्स हुई है उस दिन से हमने उसे पार्टी बनाया था, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 10 पर आते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट, कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी प्लीडर को कह सकते हैं कि आप एड्रेस करो। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट एट एनी इंटरेस्ट विच इज लाइकली टू बी अफेक्टेड by its decision on any matter in issue or in any suit or proceedings if the party having interest which is likely to be so affected is not represented by the pleader। मान लो अगर कोई पार्टी कंसर्न किसी प्लीडर से रिप्रेजेंट ना हो रखी हो तो कोर्ट ये कह सकती है कि आप इसके द्वारा अपने मैटर को रिप्रेजेंट करवा सकते हो, या कोई आदमी मान लो इंटरेस्टेड है उसके मैटर को कन्वेन करने के लिए तो उसके द्वारा वो उस मैटर को कन्वेन कर सकता है, उसके द्वारा ये मैटर को पुटअप कर सकता है अगर वो इंटरेस्टेड है उस केस को करने के लिए। तो ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 11 पर, कंडक्ट ऑफ सूट। द कोर्ट में गिव कंडक्ट ऑफ सूट टू सच पर्संस एज डीम प्रॉपर। द कोर्ट में गिव कंडक्ट ऑफ सूट टू सच पर्सन एज डीम प्रॉपर। हाँ, तो कोर्ट उस पर्सन को कह सकती है कि आप इस केस की देखरेख करेंगे, आप इसे कंडक्ट करेंगे जिसको भी कोर्ट को ठीक लगता है। वैसे तो वो प्लीडर ही होगा जिसको असाइन कर रखा है। कई बार किसी केस में पैरोकार होता है तो उसका एक प्रॉपर पैरोकार अपॉइंट रखा होता है तो कोर्ट उससे पूछती है हाँ भाई तुम बताओ इस मामले में क्या है, तुम्हें पूरी जानकारी है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, कंडक्ट ऑफ सूट को उन पर्सन को दे सकती है जिसको भी उनको ठीक लगता है कि ये बंदा कंडक्ट। उसके लिए तो वैसे तो पार्टी कंसर्न खुद से ही अपनी वकालतनामा देती है और प्लीडर अपॉइंट होता है और वो पूरे केस को कंडक्ट करता है, उसमें कोर्ट को कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए जहां पर ये हो कि इस केस को कंडक्ट कौन कर रहा है तो फिर कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है उस मामले में कि भाई आप इसे कंडक्ट करो, या मान लो कोई एमिकस क्यूरी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो उन सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 12 पर। अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर। अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। मान लो उनमें से एक ही आया है, प्लेंटिफ्स में से या डिफेंडेंट्स में से एक ही व्यक्ति आया है, बाकियों के बिहाफ पर एक ही आ गया। वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ देन वन, मतलब एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं हमारे पास। एनी वन और मोर ऑफ देम मे बी ऑथराइज्ड बाय द अदर पर्सन और अदर ऑफ देम टू अपीयर, प्लीड और एक्ट फॉर अदर्स इन एनी प्रोसीडिंग्स। ये तो सिविल मैटर है, तो मान लो एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है तो वो कह देगा कि हाँ भाई P1 वाला जो प्लेंटिफ है वो हमें रिप्रेजेंट करेगा और सारे मुकदमे को वही चलाएगा। ऐसा ऑथराइजेशन लेटर वो उसको दे सकते हैं। एंड इन द लाइक मैनर वेयर देर आर मोर डिफेंडेंट देन वन, एनी वन और मोर ऑफ देम मे बी ऑथराइज्ड बाय द अदर ऑफ अदर्स टू अपीयर, प्लीड और एक्ट ऑन फॉर सच अदर इन एनी प्रोसीडिंग्स। जिस तरह से प्लेंटिफ को एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स मिलकर अपने एक प्लेंटिफ को अपॉइंट कर सकते हैं कि सारे मुकदमे को तुम देखोगे, सारी एप्लीकेशन तुम लगाओगे, सारी प्लीडिंग तुम करोगे। इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो किसी एक डिफेंडेंट को वो ऑथोराइज कर सकते हैं कि तुम हमारे बिहाफ पर इस पूरे मुकदमे को कन्वेंट करोगे, एप्लीकेशन लगाओगे या प्रोसीडिंग्स को कन्वेंट करोगे। आगे कहते हैं द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग साइन बाय द पार्टी गिविंग इट एंड शैल बी फाइल्ड इन अ कोर्ट। और अथॉरिटी ऐसा नहीं है कि बस हाँ जी सब उसने मुझे कह दिया था मैं कोर्ट में आ गया ना, राइटिंग में भैया अथॉरिटी लेटर लेकर आओ और उसे कोर्ट में फाइल भी करो। दोनों काम करना है, राइटिंग में लाना है, पार्टी कंसर्न साइन भी करेंगी और कोर्ट में फाइल भी करना है। तो अब आते हैं हमारे इस पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर 1 के लास्ट रूल पर, जो कि है रूल नंबर 13, ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। भैया आपने अगर कोई गलत ज्वाइन कर लिया या ज्वाइन ही नहीं किया, इसकी कोई ऑब्जेक्शन लेनी है तो फिर कैसे होगी, उसके बारे में है रूल नंबर 13। All objections on the ground of non-joinder or misjoinder of the parties shall be taken at the earliest possible opportunity। आप कोई भी ऑब्जेक्शन लेना चाहते हो ना, तो जो सबसे पहली अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होती है उसमें आपको अपना ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए। एंड इन ऑल केसेस वेयर द इशू आर सेटल, और उन हर मामलों में जहां पर अगर मान लो इशू सेटल हो चुके हैं तो तब या तो आप इशू सेटल कर रहे हैं उस समय पर या इशू सेटल होने से पहले ही ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए। अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली अराइजन, या मान लो कोई अगर ऐसा मामला हो जहां पर ऑब्जेक्शन का कारण इशू बनने के बाद आया है, फिर तो तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो इशू के बाद ही आएगा। अगर ऑब्जेक्शन लेने का कारण अगर इशू फ्रेम होने से पहले अराइज हो चुका था तो इशू फ्रेम होने पर या उससे पहले ही आपको अपना ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए, जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होगी। एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नोट्स और टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। और मान लो आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं लिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने ऐसे ऑब्जेक्शन का परित्याग कर दिया, आपने वेव कर दिया, फिर उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा ऐसे ऑब्जेक्शन को। तो आप हमेशा अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर ही आप अपने ऑब्जेक्शन को ले लो। सो इसके साथ हमारा कंप्लीट ऑर्डर नंबर 1 अलॉन्ग विद रूल नंबर 1 to 13 हमारा सारा कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट वाला हमारा ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 2, इसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो मीन टाइम आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।